नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और आपने देखा होगा कि इस वक्त मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, उनको डिकोड करना जरूरी है। खासतौर पर अगर आप देखिए तो गोल्ड, सिल्वर, मेटल में बहुत बड़ी तेजी बन रही है। अपने मार्केट में भी थोड़ी थोड़ी, मतलब ये नहीं कह सकते कि एकदम रिवाइज हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी ग्रीन शूट्स आप कह सकते दिख रहे हैं। क्या वो रियल है या वो एक एक बहुत ही डेड कैट बाउंस टाइप के हैं? क्या है ये पूरा ट्रेंड? इसको बिल्कुल डेटा के साथ डिकोड करेंगे। और आज हमारे साथ मेरे दोस्त बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, साहिल। आप सब इनसे परिचित हैं, मुस्कुरा रहे हैं। साहिल बहुत दिन बाद इन्होंने हालांकि इनकी रिपोर्ट तो हर महीने आती है, लेकिन आज उस रिपोर्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है नेत्रा। बहुत ही पॉपुलर है ये लोगों के बीच में, और ये जैसे ही आती है लोग इस पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो आज साहिल के साथ उस रिपोर्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राहिल, बड़ी मेहनत लगती होगी ये रिपोर्ट बनाने में आपको तो। हाँ नीरज जी, मेहनत तो लगनी भी चाहिए क्योंकि मार्केट इतना आसान नहीं है। हम्म। बस इतना हो गया कि अभी इतने साल हो गए मार्केट में, तो ये पता है कि क्या नहीं करना है। तो उसकी वजह से शायद थोड़ी मेहनत कम लगती है, बट हाँ, मेहनत का काम तो है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की, क्या नहीं करना, ये मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा। लेकिन पहले चलिए जी। आपकी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो रिपोर्ट ये है जिसका नाम है नेत्रा। तो इसको पहले शुरुआत में हम लोग दिखाते हैं। ये इसका टाइटल है, जो अर्ली सिग्नल्स थ्रू चार्ट्स हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो पहले पन्ने में ये थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश की गई कहाँ हम लोग जाएंगे। पहला चार्ट है गोल्ड और सिल्वर का। साहिल भाई, इसमें तो बहुत लोग एकदम बुलिश है और बढ़ भी रहा है, डबल ट्रिपल हुआ है पिछले 2 ढाई साल में। तो गोल्ड और सिल्वर पे आपकी क्या राय बन के निकल के आ रही? क्या लग रहा है ये क्यों इतना तेज है और कहाँ तक ये जाने की संभावना है? तो नीरज जी, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा, उसके बाद ये स्लाइड पे क्या लिखा हुआ एक्सप्लेन करता हूँ। ये मिड 2023 में और इवन की एंड 2022 में जो है हमने गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करनी शुरू की थी। क्यों की थी? क्योंकि हमें लगता था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों जो हैं वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब आप हम एक ऐसा माप क्रिएट करें जिससे पता लगे कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, उससे तकरीबन 50 से 60% नीचे थे उस समय। और कुछ ऐसे नए ट्रिगर बन के आ रहे थे। जो दो ट्रिगर मैं आपको बताता हूँ। पहला ट्रिगर हमें दिख रहा था कि इनका जो डिमांड सप्लाई था वो बहुत ही इक्वल था। सिल्वर के केस में सप्लाई डेफिसिट में थी, डिमांड हम्म। ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। गोल्ड के केस में भी सिमिलर था, बट गोल्ड नेक टू नेक था। तो हमें एक ये ट्रिगर समझ में आया कि अगर कोई नया बायर मार्केट में आता है और अगर जो कि ये कमोडिटी डिमांड एंड सप्लाई मैच में है या फिर डिमांड ज्यादा है, तो अगर कोई नया बायर आया तो प्राइसेस में बहुत बड़ा उछाल आएगा। अब उस हम्म। समय हमें पता नहीं था कि ये बायर कौन होगा। गोल्ड के केस में हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स वापस बाइंग करने आएंगे तो ये भाव बढ़ जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक्स ने बहुत बाइंग चालू कर दिया, जिसकी वजह से ये इक्वेशन पलट गया और वहां से आपने देखा 2 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली ली। अगर आप देखोगे कि February 24 से अभी तक गोल्ड लगातार हर महीने आईएनआर टर्म्स में ऊपर जा रहा है, हर महीने। तो तकरीबन 1.5 साल से लगातार गोल्ड ऊपर जा रहा है और तकरीबन डबल हो गया है। उस समय $1900 कुछ था और अभी हम 3800 $3900 के आसपास आ गए। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो मैंने बोला कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, कि उससे 50-60% नीचे कैसे था, ये स्लाइड उसी के बारे में है। तो स्लाइड में अगर आप देखेंगे गोल्ड के लिए इसने क्या बताया कि टोटल माइन गोल्ड, मतलब कि अभी तक कितना गोल्ड जो है दुनिया में इस समय माइन करके अवेलेबल है इस समय। तो उसको सेकंड लाइन में हमने ट्रॉय आउंस में कन्वर्ट कर दिया, बिलियन ट्रॉय आउंस। तो 7 बिलियन ट्रॉय आउंस गोल्ड इस समय अवेलेबल है। फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि गोल्ड मनी है, गोल्ड इज मनी, गोल्ड ही पैसा है। दुनिया भर में जितना भी पैसा अगर प्रिंट हुआ है वो गोल्ड की वैल्यू उतनी होनी चाहिए। तो हमने वो क्या लिया, प्रॉक्सी यूएस डॉलर लिया। यूएस डॉलर M2, कितना यूएस डॉलर आज तक प्रिंट हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तकरीबन 22 ट्रिलियन। वो आपको दिख रहा है लाइन नंबर 3 में। तो अगर आप करेक्ट। 22 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट हुआ है डिवाइडेड बाय कितना गोल्ड अवेलेबल है, 7 बिलियन, अगर डिवाइड करेंगे तो गोल्ड का भाव आता है कोई 3166। लेकिन साथ ही हमने क्या लिया है, यूरोजोन की मनी सप्लाई भी ली है, लेकिन उसको सिर्फ आधा लिया है, हाफ ऑफ यूरोजोन मनी सप्लाई। तो आप देखेंगे वो नंबर और 1300 डॉलर ऐड कर देता है गोल्ड प्राइस में। तो एक एवरेज बन गया कि गोल्ड का भाव जो है वो 3166 से 4484 के बीच में होना चाहिए। तो इसका एवरेज भाव तकरीबन 3825 होना चाहिए। तो जब ये एक्सरसाइज मैंने पहली बार की थी, ये भाव एवरेज मिड पॉइंट
$3200 के आसपास था और गोल्ड का भाव कुछ $1900 या $1800 था। तो बहुत बड़ा गैप था। आज गोल्ड इसके भाव के ऊपर है। मुझे इसके बारे में कुछ सवाल आ रहे हैं नीरज जी, जो मैं यहाँ आंसर करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये आ रहा है कि हम ये यूएस मनी सप्लाई क्यों ले रहे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया इनकी मनी सप्लाई क्यों नहीं ले रहे हैं? पहला Correct. रीजन, जो जितनी बाकी सब कंट्रीज हैं, वो उनके जो रिजर्व्स हैं वो या तो यूएस डॉलर में है या गोल्ड में है। तो अगर हम बाकी कंट्री को भी काउंट करेंगे तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। और हम्म, दूसरा, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लोबल लीगल टेंडर है जो कि है यूएस डॉलर। मतलब अगर आज आप चाइनीज युआन लेके कहीं और जाएंगे वो नहीं चलेगा, इंडियन रुपी लेके जाएंगे ग्लोबली नहीं चलेगा, यहाँ तक कि यूरो भी नहीं चलेगा, लेकिन डॉलर सब जगह चलता है। इसीलिए उसका बेस लेके ये कैलकुलेशन किया गया है। और यूरोजोन का हाफ क्यों लिया है? ये एक सिंपल प्रॉक्सी है एक मैकेनिज्म के लिए जिसको बोलते हैं यूरो डॉलर, है ना। वो शायद बहुत मार्केट पार्टिसिपेंट्स की समझ से थोड़ा परे है, इसलिए हमने उसकी प्रॉक्सी यूरो मनी सप्लाई का आधा ले लिया, जो कि तकरीबन यूरो डॉलर के आसपास चलता है। और ये हम्म, कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग भाव आता है गोल्ड का $3825। इस समय गोल्ड जो है वो $3940 के आसपास चल रहा है। हम्म, सेम कैलकुलेशन जब आप सिल्वर पे अप्लाई करते हो, सिल्वर में हमने क्या किया है, केवल प्रॉक्सी लिया है कि गोल्ड सिल्वर रेशो हमें क्या बताती है। तो हम्म, अगर गोल्ड का भाव 3166 लेते हैं और बोलते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशो ऑन एन एवरेज 60 होना चाहिए, तो भाव आता है 53। और अगर अपर रेंज देखते हैं 4484 का, और $60 की एवरेज लेते हैं तो $75 उसका भाव बनता है, तो एवरेज आता है 64। इसका मतलब फेयर वैल्यू तकरीबन $64 के आसपास आती है। ये कंटेस्टेबल है। और हमने सिल्वर बहुत एग्रेसिवली सिल्वर के बारे में बात की और इन्वेस्टर्स को बोला लेने के लिए, जब गोल्ड सिल्वर रेशियो 103 हो गया था तकरीबन ओके, 4 महीने पहले। तो बहुत अच्छी हम्म। अपॉर्चुनिटी थी। तो ये बेसिक है गोल्ड और सिल्वर का, कि कैसे पता करें कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। और आज की डेट में गोल्ड अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा ऊपर चला गया। इसमें दो सवाल है मेरे, एक एक दोनों के, एक गोल्ड पर एक सिल्वर पे। जी गोल्ड पे जो आपका कैलकुलेशन ये कांस्टेंट प्राइस पे लिया आपने, इसमें जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जैसे इस समय 3800 टन गोल्ड का जी प्रोडक्शन सालाना हो रहा है, लगभग जी 3800 टन, बट जी डिमांड है 4000 टन, 200 टन का गैप है, बिकॉज कि इसमें जी। सेंट्रल बैंकर्स बहुत खरीद रहे हैं, ईटीएफ की बाइंग बहुत हो रही है, और बहुत सारे लोग अपना रिजर्व डॉलर से गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या ये वेरिएबल फैक्टर्स इसमें प्राइस्ड इन है या वो अलग रहेंगे? सो नीरज जी, ये जो टोटल माइंड गोल्ड है ना, इसमें हर साल, हर 6 महीने बाद हम साल की प्रोडक्शन ऐड कर देते हैं। तो हम्म, ये नंबर जब हमने शुरू किया था कैलकुलेट करना, कुछ 215 के आसपास था, अभी 218 आपको दिख रहा है जो नंबर। तो हम्म, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है बिकॉज जितनी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो वो नंबर इसके अंदर ऐड हो जाता है। दूसरा, जो आपने बोला जो डेफिसिट हो रहा है बाइंग की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से, वही तो कारण है भाव ऊपर जाने का, है ना। तो आप ओके, ये बोल सकते हैं कि कुछ कुछ हद तक वो प्राइस इन हो रहा है, क्योंकि जब वो बाइंग नहीं थी तो गोल्ड तकरीबन 50% डिस्काउंट पे चल रहा था। तो आप अगर अगली स्लाइड में जाएंगे ना, तो मैंने यही कैलकुलेशन पिछले 40+ ईयर्स की दिखाई है कि वो कैसे दिखती है। कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते, जो ये चार्ट देखेंगे आप ऊपर वाला, जहाँ पे लिखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1980 दैट गोल्ड हैज रैलीड अबव द मॉडल प्राइस। तो इसमें अगर आप ये जो गोल्डन लाइन है, वो गोल्ड का एक्चुअल भाव है। रेड लाइन है, वो मिड पॉइंट है, जो कैलकुलेशन मैंने पीछे दिखाया, जो आज 3825 दिख रहा है। और जो ब्लैक लाइन है वो लोअर बाउंड है, जो सिर्फ यूएस डॉलर के थ्रू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे 1980 में गोल्ड का भाव अपनी मॉडल प्राइस से ऊपर चला गया था। और आज तकरीबन 45 ईयर्स के बाद हम वापस उस दिन पे खड़े हैं जहां पे गोल्ड का भाव अपनी मॉडल प्राइस के ऊपर गया है। तो ये जो कैचअप है प्राइस का अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ, आप देखेंगे 2011 में भी एक बार आया था, है ना। ये कब आता है? जब गोल्ड में बुल मार्केट आता है बड़ा, 10 साल का बुल मार्केट। तो अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल का बुल मार्केट आया, गोल्ड अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आ गया और आज फिर वहां पे आ गया। इसीलिए मैंने लिखा कि गोल्ड में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 साल पहले था, जो 50% वो नीचे आज चल नहीं रहा है। था इस वैल्यू, वो आज नहीं। करेक्ट। जी तो इसमें जो बहुत सारी जो मनी सप्लाई की लोग करते हैं, इसमें एक एक रिलेशनशिप ये भी बनाते हैं कि 2011 में, 1979 में, और जो अब जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट किए गए हैं 2020 के बाद से, जी उस समय जो गोल्ड के प्राइस मोमेंटम था, वो आज के जो मनी सप्लाई M2 है,
उससे वो जेल नहीं हो रहा। तो अभी आप करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू यानी फेयर वैल्यू पे आ चुका है, वो पिवट पॉइंट हो गया इसका। एक्सुबरेंस आ जी। सकता है क्या? तो नीरज जी, मैं ऐसे बोलूंगा कि जो हमने कोविड के बाद जितनी भी मनी प्रिंटिंग देखी है, हम्म, उस मनी प्रिंटिंग को मद्देनजर रखते हुए अभी गोल्ड का भाव उसके आसपास आ गया है। तो अगर आप ओके। ध्यान से देखेंगे कि लास्ट 2 साल में मनी प्रिंटिंग थोड़ी कम हो गई है। आपको अगर याद हो तो फेड ने कुछ 2 साल पहले क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद करके क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चालू कर दी थी, है ना। हम्म। लेकिन वो क्वांटिटेटिव ईजिंग इतनी बड़ी थी कि उसको समय लगा बहुत प्ले आउट होने में, और हमें लगता है कि वो प्ले आउट हो गया। और दूसरा सवाल, क्या एक्सुबरेंस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि 2007 और 8 में हम्म, जब भी मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा था, तो एक ऐसा इवेंट हुआ जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन हो गई, और हम्म, मेरी आंखों के सामने गोल्ड $800 से बढ़ते बढ़ते $1200 हो गया। 50% का राइज, है ना, जो कि हम्म, हमने बहुत ही रेयरली देखा है। तो कोई भी इवेंट प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन हमारा क्या मानना है, अगर आप एक लॉजिकल कंजर्वेटिव वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टर है, तो आप करेक्ट। अपनी कैपिटल को वहां एक्सपोज करेंगे जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। अ, राइट। यहाँ पे अगर मैं अपनी कैपिटल को एक्सपोज करता हूँ, तो मैं जो फाइनेंस में बोलते हैं ना, ग्रेटर फूल थियोरी, उस पे जाऊंगा कि हम्म। कोई मेरे से ज्यादा भाव देगा तो मैं निकल पाऊंगा। तो हमें शायद उतना रिस्क लेने की अब जरूरत। परफेक्ट। अच्छा, सिल्वर में एक और फार्मूला लगाते हैं, आपने खैर लगाया है। तो ये जो $64 है, यानी अभी तो काफी जी। इसमें कितना 48 के आसपास होगा, तो पंद्रह जी। सोलह डॉलर का इसमें अभी इंट्रिंसिक वैल्यू है। लोग कहते हैं कि जब हंट ब्रदर्स वाला इशू हुआ था हाँ। 79-80 में, उसमें जी। $50 प्राइस गया था। तो वो तो खैर जी। एक्सुबरेंस था, लेकिन वहां से अगर आप कंटिन्यूअसली चार्ट बनाएं सिल्वर का और उसको गोल्ड के कंपैरिजन में रखें, तो 2% का एक रेशियो बनता है, जो आप अभी 120 या 102 बता रहे थे। जी। तो जी। यानी गोल्ड के 1 kg का प्राइस अगर आज की तारीख में कितना, 1 करोड़ 20 12 एक 15 लाख लाख बीस होगा हजार होगा। जी। जी। तो अगर उसका 2% निकालें तो 2.25 लाख के आसपास बैठता है चांदी। क्या ये रेशियो भी लेते हैं लोग? जो आप रेशो ले रहे हैं ये 50 हो गया ना। ये 50 का रेशो आप ले रहे हैं, जो मैंने 60 का लिया है ना। उसके हाँ हाँ। हिसाब से गोल्ड सिल्वर का भाव जो है 2 लाख रुपए होना चाहिए, एक्सेट्रा। बट ऑफ कोर्स ये हम्म, हो सकता है, लेकिन दूसरा भी पॉसिबल है। समझिए कि गोल्ड अगर वापस 3,000 हो जाए, है ना, तो हाँ ये रेशो करेक्ट। अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सब व्यूअर्स को जाननी चाहिए, कि हम्म, कमोडिटीज में गोल्ड एक अलग एसेट है और बाकी सब कमोडिटीज एक अलग बकेट में है। सिल्वर शायद एक मैं बोलूंगा क्रॉसओवर टाइप का एसेट है, उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2000 हम्म, से 2008 की रैली के अलावा कमोडिटीज में कभी भी मल्टी ईयर बुल मार्केट नहीं आए। हम्म, इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताता हूँ। क्रूड ऑयल, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, जिंक, वीट, लीन हॉग्स, ऑरेंज जूस फ्यूचर्स, कॉफी, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, आर हम्म, स्टिल बिलो देयर प्राइस विच वाज देयर 20 years ago। तो भाव ऊपर ही नहीं गया उनका। और क्यों ऊपर नहीं हम्म, गया? क्योंकि ये सब कंजम्पशन कमोडिटीज है। हम्म, कंजम्पशन कमोडिटीज है। गोल्ड कंजम्पशन कमोडिटी नहीं है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। इसकी वजह से ये थोड़ा अलग है इनसे। इसलिए बाकी सब मेटल्स को या कमोडिटीज को गोल्ड के साथ क्लब करना थोड़ा गलत रहेगा। अ, हो सकता है कुछ साइकिल्स में एक साथ चले, बट लॉन्गर टर्म साइकिल गोल्ड का थोड़ा अलग है बाकी सब कमोडिटी से। इस वजह से मैं हमेशा पसंद करूंगा कि मैं इनको कंजर्वेटिवली प्ले करूं, और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा हो, जैसे कि अवेलेबल था कुछ महीनों और हफ्तों क्वार्टर्स पहले, मैं तब इसमें एग्रेसिव हो सकता हूं। जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाए, तो हमें अपनी पोजीशन कम रखनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी एडवाइस है। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर सिग्निफिकेंट करेक्शन, मतलब 5-10% का करेक्शन गोल्ड में आए, तो ही किसी को एंट्री लेनी चाहिए, अदरवाइज फेयर वैल्यू पे तो दूर रहनी चाहिए, राइट? इसका इसका नीरज जी एक और चार्ट है, अगर आप जाएंगे आगे ना, तो मैंने दिखाया है कि पिछले जब रैलीज हुई हैं गोल्ड की, दो दो बताता हूँ। एक तो चार्ट, एक चार्ट अगर आप पीछे जाएंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि इस समय 2025 में, अगर आप ये नीचे वाला चार्ट देखेंगे नीचे पैनल में, जो 2025 का साल है, फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर है गोल्ड प्राइस के लिए। तो आप समझिए कि अगर मैं आज नया निवेशक हूं और मैं आज अपना नया रुपया लेके मार्केट में आता हूं,
और अगर मैं हिस्ट्री के साथ रहना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा आज। अगर गोल्ड ऑलरेडी इस साल 47-50% अप है, तो हम्म, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूं तो ही अच्छा है। सेकंड, जो आपने पूछा कि करेक्शन कहाँ होता है, तो हिस्टोरिकल थोड़ा गाइड कर सकता है हिस्ट्री हमको। तो अगर आप दो चार्ट स्किप करें तो थर्ड चार्ट पे जाएंगे यहाँ से, तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। एक अगला चार्ट जो है इसके आगे वाला। जी, ये देखिए, इसमें क्या दिखा रहा है कि जब भी गोल्ड का 3 ईयर CAGR 30% हम्म, के ऊपर जाता है, तकरीबन गोल्ड 20 से 25% का करेक्शन लेता है वहां से। अब वो इस बार लेगा या नहीं लेगा वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये हम्म, हिस्टोरिकल ऐसा हुआ है। और 2008 में भी आप देखेंगे बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ था गोल्ड का, वो 26% गिरा और फिर से वापस बढ़ने लगा। राइट। लेकिन 26% कमोडिटी में बहुत बड़ा नंबर होता है, ये छोटा नंबर नहीं है ना। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सोच समझ के काम लेना चाहिए। और सोचिए, अगर एक कमोडिटी गोल्ड तकरीबन 4,000 के पास आ गया, आप समझिए कि मैं आज नया निवेश करता हूँ और गोल्ड 3,000 हो जाता है, 25% का डिक्लाइन, तो तीन हम्म, हजार पे मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी, मेरा क्या थॉट प्रोसेस होगा, है ना। मुझे बुलिश होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करेक्ट। इन इन सब कमोडिटीज में थोड़ा कंजर्वेटिव रहना जरूरी है। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये थी हमारी सोने और चांदी के डिस्कशन जिसमें हमने किया था। ये बहुत सारी प्लेट्स हैं, इसमें आप लोग रीड कर सकते हैं इसको। अब हम पहुंचते हैं ग्रोथ स्टोरी की बजाय मैं अब इस पे आता हूँ, जो हमारे वैल्यूएशन मैट्रिक्स वाले हैं। जी, ये जो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है कि लार्ज कैप्स आर रिलेटिवली बेटर प्राइस्ड। ये हम लोगों ने जब पिछला डिस्कशन किया था तब भी ये हम लोगों ने बहुत हाईलाइट किया था। इसमें बताइए इस चार्ट में क्या निकल गया। तो नीरज जी, कुछ 1 से 1.5 साल पहले पहली बार मैंने ये लिखना चालू किया था कि इंडिया में स्मॉल एंड मिड कैप जो है वो एक्सपेंसिव है ना। हम्म, उस समय स्मॉल एंड मिड कैप के रिटर्न्स बहुत अच्छे थे, तो वो बात कुछ हजम नहीं हो रही थी मार्केट में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्मॉल एंड मिड कैप चलते ही रहेंगे। लेकिन वहां से आज तक क्या हुआ, सिर्फ वोलैटिलिटी, बाजार जो है हम्म, वो टाइम करेक्शन में चला गया। तो कुछ हद तक लार्ज कैप अच्छा कर पाए, किसी किसी सेक्शन में मिड एंड स्मॉल कैप ने अच्छा किया। बट टोटल नेट रिजल्ट ये निकला कि पिछले 1 साल में निफ्टी फ्लैट है, स्मॉल कैप कुछ 5-6 टका नीचे है, मिड कैप कुछ 2-3 टका नीचे है। नेट बाजार में कुछ ज्यादा मूव नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है कि अर्निंग्स प्रोफाइल को अगर आप ध्यान से देखें, तो जो लार्जेस्ट कैप कंपनीज है, जैसे टॉप 10 कंपनीज हैं या निफ्टी 50 कंपनीज हैं, उनकी वैल्यूएशन कंपैरेटिवली स्मॉल एंड मिड कैप से बेहतर है। जैसे हम्म, आपको एक एग्जांपल दूंगा इसका, या तो आप पी मल्टीपल देखिए या फिर ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना, हम्म, और अर्निंग्स ग्रोथ देखिए। तीनों पैरामीटर्स को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप तकरीबन 14 टका की ROE के साथ 35-36 टाइम पे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन उनकी हम्म, अर्निंग ग्रोथ केवल 8-9 टका है। लार्ज कैप जो करेक्ट। कि 20-22 टाइम पे ट्रेड हो रहे हैं, उनकी ROE हम्म, जो है 15-16 टका है, लेकिन वहां पे भी अर्निंग ग्रोथ 6-7 टका ही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जहां पे वैल्यूएशन कम है, वो एक बेटर जगह है जहां पे आप अपना इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, बजाय के स्मॉल एंड मिड कैप जहां पे वैल्यूएशन भी ज्यादा है और अर्निंग ग्रोथ भी कुछ खास नहीं। तो इसलिए हमें ये टेबल हमने दिखाया, जिसमें आप देखिए लार्जेस्ट, लार्ज, मिड, स्मॉल। तो जैसे जैसे आप स्मॉल की तरफ जा रहे हैं या माइक्रो की तरफ जा रहे हैं, वैल्यूएशन महंगा दिख रहा है, इसलिए बड़े स्टॉक्स की तरफ रुझान होना बहुत जरूरी है इसका। मिड कैप बहुत ही महंगा दिख रहा है इसमें इस चार्ट के हिसाब से, और लार्ज कैप में रहना चाहिए। लेकिन साहिल, जब लार्ज कैप में भी भले ही वैल्यूएशन इनके अच्छे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन जब तक एफआई नहीं आते लार्ज कैप हिलते नहीं, क्योंकि इतने बड़े होते हैं वो कि वो भी बेचारे जी, हिलते नहीं है। तो क्या इसमें कैसे फिर डील करे आदमी। नीरज जी, देखिए, जो पोस्ट कोविड की रैली है, जो निफ्टी में इतनी अच्छी रैली आई, उसमें कहाँ एफआई ने पार्टिसिपेशन किया, कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो बाजार हम्म, तो ऊपर ही जा रहा था तभी। ये सिर्फ एक मिथ है कि एफआई बाजार में आएंगे तो उनकी वजह से लार्ज कैप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम्म, यूजुअली इंस्टीट्यूशनल मनी इक्वली होता है सब जगह पे, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम्म, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स हों जहां पे एफआई की कंट्रीब्यूशन आने की वजह से स्टॉक प्राइस चल जाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पिछले 5 या 10 साल से इन्वेस्टेड है या फिर अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए 1 साल और 6 महीने के फ्लोस का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, वो मायने नहीं रखते हैं। तो इसलिए हमें फ्लोस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर आप हम्म, स्पेसिफिकली लार्ज कैप देखेंगे, तो इस हम्म, समय
अपनी एवरेज वैल्यूएशन पे क्या अवेलेबल है? प्राइवेट बैंक्स, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और आईटी स्टॉक्स। इनके अलावा अपनी एवरेज वैल्यूएशन पे इंडिया में कुछ भी नहीं है इस समय। बहुत ही कम मिड एंड स्मॉल कैप हैं जो अपनी एवरेज या बिलो एवरेज वैल्यूएशन पे होंगे, चुनिंदा होंगे कुछ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लार्ज कैप पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा जो मेरी फेवरेट है, दैट व्हेन वी बाय चीप एसेट्स वी गेट पॉजिटिव सरप्राइजेस, एंड व्हेन वी बाय ओवर प्राइस्ड एसेट्स वी गेट नेगेटिव सरप्राइजेस। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी सस्ते में खरीदोगे तो पॉजिटिव की सरप्राइजेस ज्यादा मिल सकती हैं, अदरवाइज आपको ये देखिए चार्ट के थ्रू भी आप देखिए पीक वैल्यूएशंस कहाँ पे और करंट वैल्यूएशन क्या है, ये मिड और स्मॉल कैप में इनको तो बहुत नीचे आना पड़ेगा साहिल भाई, बहुत नीचे आना है। पड़ेगा। देखिए हाँ, नीरज जी, पिछले एक साल में देखिए मार्केट ने थोड़ा टाइम करेक्शन लिया है, तो बट वैल्यूएशन को ज्यादा नहीं घटे हैं, क्योंकि स्टॉक्स जो हैं वो उतने ही भाव पे खड़े हुए हैं और अर्निंग्स भी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, इसलिए वैल्यूएशन को ज्यादा कम नहीं हुई है। बट एक अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेंगे तो 2017 का जो पीक बना था मिड एंड स्मॉल कैप में, 1 से 1.5 साल में वैल्यूएशन जो है एवरेज के नीचे आ गए थे। तो मिड एंड स्मॉल कैप की खासियत यही है कि ये ऊपर भी तेजी से जाते हैं और नीचे भी तेजी से जाते हैं, तो इनको ज्यादा समय नहीं लगता। बट हर साइकिल अलग होती है, तो ये साइकिल में जो है इन्होंने अपनी अपर एक्सट्रीम पे थोड़ा ज्यादा समय बिताया। बट मीन रिवर्जन तो रियल है, वो होता ही है, और कब होगा ये जानना मुश्किल है बस। करेक्ट। साहिल, एक क्वेश्चन मैं अगले उस पे जाने से पहले ये करना चाहूंगा कि जैसे जी हमने देखा कि इस साल का ही ले अगर हम 9 महीने का, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 5 सवा 5 लाख करोड़ की बाइंग की है और एफ जी ने 1.25 लाख करोड़ की सेलिंग की है। जी 5 लाख करोड़ के सामने 1.25 लाख करोड़ की बाइंग सेलिंग कुछ मायने नहीं रखती, स्टिल मार्केट अटक रहा है। उसका रीजन क्या है कि विजिबिलिटी आगे की दिक्कत में है, ये रीजन है, या फिर चूंकि उनकी सेलिंग बहुत कम है फिर भी वो हमको चाहिए क्योंकि उनका उन्ना बेचे वही बहुत है। नीरज जी, ऐसा देखिए कि जो बाकी का सेलर है वो कौन है? वो इंडियन प्रमोटर है। इतना हाँ। लिक्विडेशन हो रहा है जहां पे प्रमोटर सेलिंग हो रही है। और प्रमोटर सेलिंग क्यों हो रही है? अगर कोई भी एक बिजनेसमैन है जो जानता है कि उसका बिजनेस का आरओई 14, 15, 16% से ज्यादा नहीं है, और उसके धंधे की अर्निंग ग्रोथ 5-7% या 10% या 15% होने वाली है, अगर मार्केट उसके बिजनेस को 40-50 टाइम्स का मल्टीपल दे रहा है, तो वो प्रमोटर रेडी है अपनी इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए। वो प्रमोटर क्या बोल रहा है कि ये धंधे में इतना रिटर्न नहीं बनने वाला है, जिस इन्वेस्टर को लगता है वो इन्वेस्टर ये धंधा ले ले, तो वो अपनी इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे हैं। और दूसरा, देखिए मार्केट का एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है कि जितनी जल्दी पैसा रेज हो सके वो कर लेना चाहिए। ये 2008 लोगों को सिखा के गए। तो अभी फ्रीली पैसा रेज हो पा रहा है, तो इसलिए इक्विटी डाइल्यूशन बहुत चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दैट इज ऑल्सो अ रीजन। जो आपने बोला 5.5 लाख करोड़ की बाइंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, उसके सामने 3.5 लाख करोड़ की प्रमोटर सेलिंग भी हुई है, राइट। जिसकी वजह से नंबर इवन आउट होते हैं। तो रियल कल्प्रिट हमारे जो प्रमोटर लोग हैं वो बहुत बेच रहे हैं, मौके का फायदा नहीं उठा रहे नीरज हैं। जी, कल मुझे नहीं लगता कि वो रियल कल्प्रिट है। आप ये सोचिए कि जब सेलर के पास तो अपनी समय है बेचने का, तो समझिए मैं एक सेलर हूं और मुझे मालूम है मेरे सामान की क्या क्वालिटी है। अगर आप उसका ऊंचा दाम देंगे तो मैं तो बेचूंगा ही ना। तो इट इज द ग्रीड एंड फियर साइकोसिस ऑफ द मार्केट। तो इन्वेस्टर्स में शायद ग्रीड है। विक्टिम फिर कौन है? देन हु इज द विक्टिम? वो तो मैं नहीं जानता नीरज जी, वो तो समय ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। बट देखिए, इन्वेस्टिंग का सिंपल रूल है कि मैंने जैसे पहले बोला, अगर आप महंगे एसेट्स खरीदेंगे, महंगे भाव पे इक्विटी खरीदेंगे, तो रिटर्न कम बनेगा। जबकि मैंने पिछली कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी लिखा है कि व्हेन यू बाय इक्विटी व्हेन इट इज एक्सपेंसिव, यू आर बाइंग द रिटर्न्स ऑफ द बॉन्ड मार्केट बट वोलेटिलिटी ऑफ द इक्विटी मार्केट। आपको रिटर्न बॉन्ड्स के मिलेंगे बट वोलेटिलिटी इक्विटी की मिलेगी, तो ये ध्यान में रखना जरूरी इंटरेस्टिंग। अगला जो है जो चार्ट हमने सामने रखा है आईटी सेक्टर का है। है। जी आपके चार्ट आप हमें एक्सप्लेन करिएगा। पहले से आप जी। एक्सप्लेन करिए फिर मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगा, आईटी सेक्टर क्या बोल रहा है? देखिए, इसमें 2-3 मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर आप देखेंगे इसमें, जैसे मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे रहा, इसलिए मैंने सब स्टॉक्स डाल दिए बड़े वाले आईटी मेजर्स जो हैं।
बट इसमें आप देखिए एक दो हम चुनते हैं इसमें से, जैसे टीसीएस देखिए आप, पिछले 10 हम्म, साल का पैट ग्रोथ है 9%, ईपीएस ग्रोथ है 12%, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा अर्निंग पर शेयर ग्रो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स घट गए हैं, क्योंकि इन्होंने हम्म, बायबैक किया है ना। करंट मल्टीपल है 21 टाइम का, पोस्ट कोविड में 29 था, और 10 ईयर एवरेज है 24, तो तकरीबन अपने 10 साल के मल्टीपल के नीचे आ गया है ये स्टॉक। दूसरा एक और अच्छा डेटा पॉइंट बताता हूँ, अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2025 के बीच में टीसीएस ने केवल 4 से 4 4.5% केगर रिटर्न दिया है, जो हम्म, कि बॉन्ड मार्केट से भी कम है। हम्म, तो इसको क्या बोलते हैं? टाइम कंसोलिडेशन या प्राइस कंसोलिडेशन या प्राइस अंडर परफॉर्मेंस, है ना। और इसका मेन कारण क्या होता है? अ, कि मार्केट ने ओवर पे कर दिया इन स्टॉक्स को, पोस्ट कोविड इतना ऊपर ले गया मार्केट, जब इनकी वैल्यूएशन 40-45 टाइम्स हो गई, तो वहां से इनकी परफॉर्मेंस पूरी वीक हो गई। आज आईटी स्टॉक्स के पास देखिए क्या क्या गलत हो रहा है। अगले 1 से 2 साल की अर्निंग एस्टिमेट जीरो हो चुकी है, एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इन आईटी कंपनीज के अर्निंग 0 से 5% ग्रो करेंगे, है ना। हम्म, दूसरा, एआई इनका बिजनेस मॉडल खराब कर चुका है, ये नैरेटिव है आज की डेट में, इसलिए इनके वैल्यूएशंस नीचे आ गए। बट दूसरा डेटा क्या बताता है? ये कंपनीज 40 से 50% आरओई करती हैं, आरओआईसी कुछ कंपनीज का 50% प्लस है। इसका मतलब क्या हम्म, है कि 2 साल में पूरा पैसा बराबर कर देती हैं कंपनी। हम्म, तो बहुत हाई क्वालिटी बिजनेसेस हैं, अच्छे दामों पे अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम क्या है? न्यूज बहुत नेगेटिव है। तो हमें लगता है कि आईटी कंपनीज अभी सस्ती नहीं हुई हैं, केवल एवरेज वैल्यूएशन पे आ गई। अगर ये और 15% गिर जाती हैं तो ये सस्ती भी हम्म, हो जाएंगी। तो इसलिए हमें लगता है कि न्यू इक्विटी एलोकेशन अगर आप कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो शायद बाजार से कम गिरे, या फिर अगर बाजार गिरता है तो शायद ना भी गिरे। तो ये आपको एक रिलेटिव हाइडिंग प्लेस देता है। लेकिन अगर किसी न्यूज वजह से या कोई अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से अगर ये स्टॉक्स 15% 20% और गिर जाते हैं, तो ये एब्सोल्यूट बाय बन जाएंगे, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपको दोबारा हम्म। सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये स्टॉक्स पिक करूं या ना पिक करूं। तो इसलिए हमें आईटी जो है, रिलेटिवली, मैंने इसमें लिखा भी है, वो रिलेटिवली एक अच्छा बेट बनता जा रहा है धीरे धीरे। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, साथ के साथ डिस्क्लोजर भी है कि जितने भी स्टॉक है ये समझने के लिए है, कोई इसमें बाई सेल जी रिकमेंडेशन नहीं, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। ये चूंकि अगर नहीं लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए लिखा साहिल ने। लेकिन साहिल, एक क्वेश्चन है मेरा मन में, ये जो एआई की वजह से नैरेटिव बन रहा है, न्यूज बन रहा है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने बैंकिंग सेक्टर में, और खासतौर जी पे पीएसयू बैंक्स में। आज से 10 साल पहले, जी तब वो बहुत मतलब एक से नीचे की बुक वैल्यू पे अवेलेबल थे, जी कोई पूछने को तैयार नहीं था, अल्ट्रा चीप थे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही बिगड़ गया था। भयानक लोन था, पता नहीं कितनी कंपनियां भाग रही थी, इम्पेयरमेंट करना पड़ रहा था, एनपीए कंट्रोल में नहीं आ रहा था। आज जो आईटी कंपनी के बिजनेस मॉडल पे क्वेश्चन लोग लगा रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपको एआई के साथ जेल करने में अभी समय लगेगा, ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है ये, या कुछ लोग नहीं भी कर पाए या कुछ लोग कर पाए। तो जी ये जो सस्ता अभी यहाँ पे वैल्यूएशन की वाइज हमें दिख रहा है, या 10% और करेक्शन के बाद भी दिखे, क्या ये भी हो सकता है कि ये करेक्शन की सस्ते वैल्यूएशन पे ही ये कम से कम 3 साल तक ट्रेड होते रहे? ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल ये सही एस्टिमेट है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल के लिए सस्ता रहे, लेकिन समझने की बात यह है कि आपको क्या खरीदना है, महंगा एसेट खरीदना है सस्ता, सबसे हम्म, बड़ा सवाल वो है। दूसरा, मैं आपको दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट, पहले एआई के बारे में डिस्कस करते हैं। हम्म, अगर एआई की डोमिनेंस इतनी स्ट्रांग है इस सेक्टर के लिए, तो इस सेक्टर की मार्जिन रिडक्शन कहाँ है? हम्म, आईटी स्टॉक्स के मार्जिन क्यों नहीं गिरे अभी तक? अभी भी ये 24% मार्जिन कैसे बना रहे हैं? वो मार्जिन घट के 15% क्यों नहीं हो गया? अगर इनका हम्म, बिजनेस इतना ही खराब है, तो इन्फोसिस, टीसीएस और ये सब कंपनीज की 5 और 6 साल की ऑर्डर बुक कैसे फुल है? हम्म, ये सवाल बहुत जरूरी है। और दूसरा बहुत ही अहम सवाल, एआई का प्रोडक्ट कहाँ है? हम्म, तो अगर आप सोचेंगे एक डीपर लेवल पे, आज हम एआई का क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि एज अ कंज्यूमर जिसके लिए हम कुछ भी पे करने के लिए रेडी हैं? अभी सिर्फ एलएलएम के लिए हम पे कर रहे हैं, जैसे चैट हम्म, जीपीटी है या जेमिना है, एक्सेट्रा है। तो इसलिए जब तक वो कुछ प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगा, हमें पता नहीं है कि एआई कितना डीपली इफेक्ट करेगा इन बिजनेसेस को। आज वो क्लियर नहीं है।
लेकिन आज नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इनके जवाब देना सवालों के इतने आसान नहीं है। आपको याद हो कुछ 2 से 3 साल पहले नैरेटिव का क्या नाम था? नैरेटिव का नाम था ब्लॉकचेन, Web3, NFT, वर्क फ्रॉम होम। बल्कि 3 साल पहले तो ऐसा भी नैरेटिव था कि ब्लॉकचेन बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंजेस को रिडंडेंट कर देगा। लेकिन आज 3 साल बाद लोग उस नैरेटिव को भूल के अब नया नैरेटिव उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो है कि एआई पूरी दुनिया को बदल देगा। शायद जरूर बदलेगा, मुझे पता नहीं कैसे बदलेगा, शायद बदल देगा। लेकिन हमने देखा है कि टाइम टाइम ने यही दिखाया हमें, पिछले 25 साल 100 साल की हिस्ट्री भी अगर आप उठा के देखेंगे, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कंज्यूमर होता है। जो 90 to 99% बिजनेसेस जो सेक्टर में आते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, और कुछ 5, 10, 15 सर्वाइवर बचते हैं जिनको बनने में 10, 15, 20 साल लगते हैं। तो शायद एआई में भी ऐसा होगा। और पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर जो है वो इवेंचुअली वॉरेन बफे ही निकल के आया है, जब भी उसने 2013 में एप्पल खरीदा, तकरीबन 20 साल बाद टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की। आप सोचिए, तो शायद एआई का भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर शायद 2030s में निकले, ना ही 2025 में। तो इसलिए आईटी कंपनीज को डिस्काउंट करना एक भूल हो सकती है। आई थिंक इसमें एक बॉटम्स क्वेश्चन अप। और इसमें, जी ये बात सही है कि प्रोडक्ट पे ही पूरा फोकस कंपनियां कर रही हैं और प्रोडक्ट पे ही जा रहे हैं लोग, तो अभी हमारी आईटी कंपनियां बिलिंग कैसे करती हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, कि हमने जी ऑनशोर में या ऑफशोर में इतने लोग रखे इसलिए हमको बिलिंग है। एआई केवल आपके प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, यानी जो जी काम 3 घंटे में होता था वो 3 मिनट में होगा, और उसके लिए 10 के बजाय 2 लोग लगेंगे, इसीलिए 12,000 लोगों की ले ऑफ किया कर रहा है टीसीएस। इवन जो रिसेंट डेटा है ग्लोबली, आईटी कंपनीज या और दूसरी कंपनीज ने लगभग लगभग 12 लाख लोगों को ले ऑफ किया है ग्लोबली, हर कंपनी ने किया है, एक्सेंचर कर रहा है, ये कर रहा है। तो इनका जो मॉडल है ना कि आप ट्रेन लोग भेजते थे और उनके आधार पे हमने आपके यहाँ 10 लोग लगाए, उसके हिसाब से बिलिंग लगी, तो मार्जिन शायद इसलिए नहीं गिर रहे होंगे या आगे नहीं गिरेंगे क्योंकि कंपनी इन्वेस्टर के तौर पर तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन जॉब लॉसेस बहुत होंगी, नंबर 1। नंबर 2, इनको अपना मॉडल पूरा रिबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आपका क्लाइंट है जो आपको 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर की कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था, वो कहेगा अब मैं आपको 20 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट क्यों दूं, जब आपके पास वो प्रोडक्ट वो सॉफ्टवेयर है जिससे बहुत जल्दी प्रोडक्टिविटी और स्पीड अप हो रहा है, तो बिलिंग भी रिव्यू होगी क्या। तो क्वेश्चन ये है कि एआई टेक्नोलॉजी पर से तो जो रोबस्ट है, कौन सक्सेस होगा उसमें, कितने लोगों को उससे फायदा होगा, ये कौन कंपनी उसकी बेनिफिशियरी मिलेगी, ये टाइम विल टेल, हमको नहीं पता है। लेकिन जो हमारी कंपनी जो प्लम्बिंग जॉब करती है सिर्फ, उनके लिए अपने आप को री इन्वेंट करना जरूरी हो जाएगा। नीरज जी, मेरा इसमें ये मानना है कि देखिए, क्योंकि आपने क्लियरली बोला कि हम प्लम्बिंग जॉब करते हैं, तो अगर मैं प्लम्बिंग जॉब करता हूं तो मैं अपना पैसा क्यों खर्चूं, मैं केपेक्स क्यों करूं। और अगर आप सोचिए कि जो मैंने पिछले महीने की नेत्रा में जो है एक स्लाइड दिखाया था, जिसमें दिखाया था कि जो एआई कंपनीज हैं वो $1 ट्रिलियन का केपेक्स कर रही हैं अभी। तो आप समझिए, अगर $1 ट्रिलियन का केपेक्स हो रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर तकरीबन कम से कम नहीं तो 500 बिलियन का रेवेन्यू दिखाना है। आज उसके लिए रेवेन्यू क्या है, मे बी शायद 100-150 बिलियन है ना। तो वो रेवेन्यू वहां पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसी भी कंपनीज होंगी जो केपेक्स नहीं करके बाकी कंपनीज से बहुत बेहतर बाहर आएंगी, क्योंकि वो उस जगह पे अपना खर्चा नहीं करेंगी जहां पे कोई रिटर्न नहीं बनने वाला। मुझे लगता है कि कुछ इंडियन आईटी कंपनीज उसमें क्वालिफाई करती हैं। तो आज शायद हम, बिकॉज बिजनेस साइकिल खराब है, हम उस केपेक्स जो ये कंपनीज ने नहीं किया उसके लिए शायद इनको नेगेटिव मार्क्स दे रहे हैं। हो सकता है कुछ और 6 महीने, 1 साल या 2 साल बाद वही इनका पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा, जब भी लोगों को इनका कैश ऑन बुक्स दिखेगा कि आपने केपेक्स नहीं किया क्योंकि वहां पे तो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं हुई। तो इट इट माइट कम एट एज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो। और एक लास्ट कमेंट आपको बताऊंगा कि अच्छी कंपनी सस्ती कब मिलती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब बिजनेस करेक्ट। साइकिल खराब होती है। अदरवाइज तो वो कभी सस्ती होती ही नहीं है, लगातार महंगी रहती है ना। इसीलिए जब ये ऐसे समय आते हैं जब अच्छी कंपनीज 40-50% आरओई वाली कंपनी जब सस्ती मिलती हैं, तो हमें शायद एक बार उनके दोबारा देखने चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और ये बहुत अच्छा है कि आईटी कंपनीज की अपनी स्ट्रेटजी है बिजनेस की, वो कैसे इस तरह को दिखते हैं। ये एआई का इसका आईटी इंडेक्स है,
जो रिलेटिवली है नेस्डैक के, इसको बताइए थोड़ा, इसमें क्या दिख रहा है आपको? देखिए नीरज जी, इसमें जो लाल लाल कलर की लाइन इसमें मैंने बनाई है, आप देखेंगे इसमें 3 ईयर रोलिंग CAGR दिखाया मैंने, हम्म। रोलिंग परसेंटेज दिखाया है आईटी इंडेक्स का वर्सेस नेस्डैक। तो पिछले 3 साल में 48% का अंडर परफॉर्मेंस है, और आप देखेंगे कि ये जो पिछले सारे रिलेटिव बॉटम है, मतलब जहां पे इंडियन आईटी नेस्डैक को आउट परफॉर्म करता है, वो कहीं इसी विसिनिटी में बने। आप देखिए -48, -35, -49, यहीं कहीं पे वो मौका आता है। और पिछले 3 से 4 साल की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आज आईटी कंपनीज उसी भाव पे अवेलेबल है रिलेटिव टू नेस्डैक जिसमें 2001 पे थी। तो तकरीबन 20 साल की आउट परफॉर्मेंस जो है वो साफ कर दी है पिछले 3 से 4 साल की अंडर परफॉर्मेंस है ना। तो यहाँ पे अगर किसी के पास बहुत ओवरवेट पोजीशन है अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज में, तो हमें लगता है कि उसको रिलेटिवली इंडियन आईटी कंपनीज में मूव कर जाना चाहिए, बजाय कि उन कंपनीज में लगातार वेट बनाए रखे। परफेक्ट। तो ये देखिए आपके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट कि 2001 के, ये देखिए जो 48 दिख रहा है और ये यहाँ पे 48 दिख रहा है आपको, उस प्राइस पे ये आ चुकी है। ये जी नीरज जी। जी जो हम रिपोर्ट लिखते हैं ना, उसका नाम ही अर्ली सिग्नल्स है। और एक्चुअली। हमारी मंशा क्या है कि ये है कि हम वो एक्सट्रीमिटीज इसमें दिखा सकें जो कभी कभी आती। तो ऐसी एक्सट्रीमिटी कभी कभी आती है, तो जब वो आएगी तो हम उसे दिखाना चाहते अच्छा, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पेश किया है, ये बॉट ऑन मार्जिन्स, हैं। जी। ये बताइए ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आप? सो नीरज जी, सबसे पहला इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल है कि उधार पे इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। जब भी समझ लीजिए अगर आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदना है और आपने उसके लिए 50 रुपए का लोन ले लिया है ना, तो हम्म, आप ज्यादा स्टॉक खरीद पाएंगे। अगर आपको 100 हम्म, का खरीदना था, अभी आप 150 का खरीद पाएंगे, तो लेवरेज लेवरेज आपने ले लिया स्टॉक के ऊपर। तो हम्म, आपकी जो सारी मूव है वो तकरीबन 1.5 गुना हो गई है। मतलब अगर आपको 1 रुपए का लॉस होना था तो 1.5 का होगा। तो हम्म, इसका मतलब आपके अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मैग्नीफाई हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसपे आप मार्जिन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, पिछले 5 साल में 100% केगर से बढ़ा है, 101% केगर। तो इसका मतलब बहुत सारे जो ट्रेडिंग हो रही है वो मार्जिन ट्रेडिंग पे हो रही है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म होती है, हम्म, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है मैग्नीफाई हो जाता है। इसका क्या मतलब है, समझिए अगर किसी दिन कोई स्टॉक 5% गिरता है और आपने उसके ऊपर मार्जिन फंडिंग लिया हुआ है 50% का, तो आपके लॉसेस कंपाउंड हो जाएंगे। आप 5% नहीं गिरेंगे, आपका नुकसान 10% से भी ज्यादा हो सकता है ना। हम्म, तो ये क्या नी जर्क रिएक्शन क्रिएट करता है। दूसरा लैस बुक दिखा है, लोन अगेंस्ट शेयर, जहां पे मैं अपने स्टॉक्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन ले लेता हूँ। अब उस हम्म, पैसे का मैं क्या करता हूँ, वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस पैसे का। बट यूजुअली हमने देखा है कि लोग अपने स्टॉक्स प्लेज करके और स्टॉक्स खरीद लेते हैं, है हम्म, ना। इसका मतलब वो भी एक तरह से स्टॉक्स बॉट ऑन रेंट है ना। आपने किराए हम्म, पे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। तो जब भी लेवरेज बढ़ता है सिस्टम में, तो एक रेड फ्लैग क्रिएट होता है कि इससे क्या होता है कि डाउनसाइड मूव्स बहुत मैग्नीफाई होते हैं। अपसाइड में तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन जब बाजार में करेक्शन आता है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये सारी मार्जिन कॉल्स जिसको बोलते हैं वो इसी वजह से आती है। तो अभी हमने ये नंबर्स नोट कर रहे हैं, और 2007 में भी जब मैं मार्केट में एक्टिव था, तो मुझे लगता है नंबर तकरीबन उस पीक के आसपास आ चुका है रिलेटिव टर्म्स में। जितनी बड़ी तभी लैस बुक थी, तब मार्जिन ट्रेड फंडिंग तो नहीं थी इतनी बड़ी। तभी हम्म, मार्जिन ट्रेड फंडिंग ब्रोकर्स खुद ही करते थे, अलाउ करते हम्म, थे लोगों को ट्रेड करना इंट्राडे। लेकिन इस समय जो स्ट्रक्चर्ड बुक है वो तकरीबन उसी लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे 2007 की पीक के आसपास थी। तो हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बहुत अर्ली सिग्नल्स है, इसको लोग ध्यान रखें कि भाई लोन लेके तो नहीं ही करना चाहिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। ये जो आपने एक बनाया है, ये इसको एक्सप्लेन जी। करिए, और एक क्वेश्चन इसके साथ जोड़ देता हूं मैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि चूंकि लार्ज कैप सस्ते हैं और उनका वेट होता है इंडेक्स पे, तो इंडेक्स में आपको शायद उतना मूवमेंट ना दिखे डाउन साइड का या आलियर साइड का, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 में या और उससे बड़े इंडेक्स में आपको करेक्शन दिखे, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही ओवर वैल्यूड है। तो नीरज जी, पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी जो है वो कम गिरता है और ब्रॉडर मार्केट ज्यादा गिरती है जब एक डिक्लाइन आता है। उसका मेन कारण यही है कि जो
मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, जब भी जैसे ही मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है तो मिड एंड स्मॉल कैप में जल्दी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उनको लगता है कि छोटी कंपनी जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी, और यही कारण है मार्केट में ग्रीड और फियर साइकिल बनने का, है ना। जब भी बाजार मंदी में जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि छोटी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएंगी, और जब बाजार तेजी में जाता है तो उनको लगता है कि बड़ी कंपनी क्यों खरीदनी, क्योंकि छोटी कंपनी तो ज्यादा ग्रो करेगी। तो इसीलिए जो मार्केट ब्रेड्थ है, जैसे आपने बोला कि बड़ी को छोड़ के बाकी सब में मूवमेंट ज्यादा एक्सट्रीम होता है, एक अच्छा इंडिकेटर है। जब मार्केट ब्रेड्थ वीक होता है तो आपको पता लगता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। हालांकि अभी तक मार्केट ब्रेड्थ वीक नहीं हुआ है, अभी भी बरकरार है वो पॉजिटिव अपसाइड की तरफ। बट मुझे लगता है कि पिछले एक साल में उसमें थोड़ा डैमेज दिखना शुरू हो गया है अभी मार्केट ब्रेड्थ में। और ये जो चार्ट है ये आपको दिखाता है सर्वाइवरशिप बायस और एंडोमेंट बायस। ये सर्वाइवरशिप बायस क्या होता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ विनर्स ही दिखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो कंपनीज विन कर गई हैं शायद वही सबसे अच्छी एग्जांपल है, और ये इक्विटी में बहुत ही ज्यादा होता है। लोगों को लगता है कि क्योंकि मैं सिर्फ अच्छी कंपनीज ही देख रहा हूँ तो शायद मेरे पोर्टफोलियो की सभी कंपनीज ग्रो करेंगी। और इसके साथ अगर आप एंडोमेंट बायस मिक्स करें, वो क्या होता है कि जो शेयर मैंने खरीदे हैं वो तो अच्छे ही हैं, बाकी हाँ। अच्छे हो या ना हो। और वो अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वो मेरे पास है, इसलिए हम अपनी होल्डिंग्स को ओवर वैल्यू करते हैं और ढूंढते हैं कि उनमें क्या पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, या अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए और डेटा देखते रहते हैं। मुझे लगता है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, जब हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं और अपने स्टॉक्स को ओवर वैल्यू करते हैं, तो रिटर्न्स बनने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं। इसलिए मैंने उसको लिखा है वो इन्वेस्टमेंट ब्लैक होल है। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो हम खुद ही हैं, हमारी इमोशंस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। नो डाउट अबाउट इट। अपना पोर्टफोलियो तो कभी खराब लगता ही नहीं, हमने जो खरीदा वो बेस्ट स्टॉक है। और जी एक मजेदार बात और होती है, जब जो आपके स्टॉक अंडर परफॉर्मर होती है, जो डीप लॉस कर देते हैं, आप उसकी बात करना बंद कर देते हैं, केवल विनर्स की डिस्कशन करते हैं। तो ये सब जो बिल्कुल। बायसेस है ना, ये एक्चुअली आपके सेल्फ एनिमी है, तो इनसे बचना चाहिए। अब एक क्वेश्चन जो शुरू में आपने कहा था, वो मुझे बताइए, क्या नहीं करना है जी इस देखिए, मार्केट में? इसमें या किसी भी मार्केट का सबसे पहला प्रिंसिपल एक ही है कि जब भी आप महंगे शेयर खरीदेंगे या महंगा एसेट खरीदेंगे तो आपकी हम्म, रिटर्न, फ्यूचर रिटर्न कम हो जाएगी। तो सबसे पहला हम्म, काम आपको यही करना है कि ओवर वैल्यूड एसेट्स की तरफ नहीं जाना है, चाहे उनका पास्ट रिटर्न कितना भी अच्छा हो। हम्म, और इन्वेस्टिंग का रूल है कि जितना अच्छा पास्ट रिटर्न होगा, फ्यूचर रिटर्न खराब होने के उतने चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन्वेस्टिंग कोई फैशन कॉन्टेस्ट नहीं है। जो सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है या फैशनेबल दिखता है वही अच्छा करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यूजुअली जो अननोन, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं या लोगों की नजर में नहीं है, वो ही बड़ा रिटर्न बना के देते हैं। सबसे फैशनेबल स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। तो इसलिए न्यू ट्रेंड्स, नए नए बिजनेस आइडियाज, न्यू सेक्टर्स, इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और मैं भी अगर शायद तीसरा भी ऐड कर देता हूँ, हर कुछ साल में एक नया थीम आता है मार्केट। तो मेरा नैरेटिव। एक्सपीरियंस है कि ये जो नए नैरेटिव और थीम है ये तकरीबन सबसे खराब रिटर्न्स देते हैं ओवर द लॉन्ग टाइम। अगर आप इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसे ही बार बार मिलेगा। तो जो थीम लोग भूल चुके हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी सर्च कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि स्टोरीज बहुत सुनाई जाती है अपने मार्केट में, तो आपको स्टोरीज सुन के कैरिड अवे नहीं हो जाना है। थोड़ा सा स्टेप बैक करिए, और चूंकि पैसा आपका है, फैसला आपका है और नुकसान भी आपका ही है, तो तीनों चीज जब आपकी है तो आपको ही वो चीज थोड़ा सोचना समझना चाहिए। और ये जो नेत्रा की रिपोर्ट हमने डिस्कस की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इतनी बढ़िया रिपोर्ट होती है डेटा के हिसाब से कि इसको जरूर पढ़ना चाहिए। बीच बीच में जब कोई ऐसी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती है तो हम उसको डिस्कस भी करते हैं साहिल के साथ। साहिल, थैंक यू सो मच कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपने हमारे साथ डिस्कस की, और होपफुली कि लोग, एक्चुअली क्या हम लोगों ने जब पिछली बार की तो लोग डिमांड करते रहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, नीचे कमेंट में लिखते हैं साहिल जी को लेके आओ, साहिल जी को लेकर। हमने कहा भाई कोई रिपोर्ट तो आने दो पहले। तो बहुत लोग इंतजार करते हैं आपकी इस रिपोर्ट की। इस बहुत ही पॉपुलर, बहुत पसंद की जाती है ये रिपोर्ट नेत्रा की। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। तो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे गोल्ड सिल्वर के, और मिड कैप स्मॉल कैप में क्या चल रहा है, आईटी कितनी लिक्रेटिव बनती जा रही है डिस्पाइट तमाम नैरेटिव्स के। तो आपको अपने साथ फैसला लेना चाहिए।
और लास्टली, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना बाई की ना सेल की, आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, हमारे कहने पर आप कुछ फैसला मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच साहिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, माय प्लेजर।